हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं और पूरा आपको लास्ट में रात में जो है पूरा 150 क्वेश्चंस एक वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल हम सीडीपी का देखने वाले हैं 30 क्वेश्चंस और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। जो भी यहाँ पर आंसर आपको बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक है, वो सारा कुछ चेक करने के बाद ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सो दैट आप अपना एक सही इवेल्युएशन कर सकें और सही मार्क्स बता सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी पता है आप सभी को आंसर जानने की ज़्यादा जल्दी होगी। देखिए, पहली बात तो डिस्ग्राफिया पूछा है, तो एक चीज़ और है कि 10 जगह से आंसर मत मिलाना, क्योंकि मैंने देखा बहुत जगह पे डिस्ग्राफिया को लोग आंसर बता रहे हैं कि ये एक भाषा विकार है। बल्कि ये भाषा विकार नहीं, ये एक तांत्रिकी विकार है जिससे विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, क्योंकि डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है कि आपको लिखने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो हम इसको बोलते हैं एसिलरेशन। मतलब ये हो जाएगा हमारा त्वरण। और जिसने भी क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, आप सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब जो है दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एसिलरेशन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलो तीसरे में चलते हैं कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। ये विविधता बाधा के रूप में देखें, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा देखिए, शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो चौथे का क्या होगा? तो चौथे का होगा आपका दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक। अपना मिलाते जाइएगा और आंसर मुझे जरूर बताना कितने सही हुए हैं। ये देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार तो पांचवा का क्या हो जाएगा? ये होगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, चलिए, ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करके समय आपका नहीं वेस्ट करना है। 6 देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो बहुत अच्छा आंसर है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये होगा पारंपरिक, तीसरा। चलिए, 7 का देखिए, एजर्सन रीजन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो 7वां का क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए, 8वां देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वो है आपका तीसरा, विद्यार्थियों को आप फीडबैक दो ताकि उनको अपने अधिगम में सुधार के लिए उपयोग किया जा सके। तो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 9 देखिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 9 का। तो 9 का देखिए, एक तो 3 भी बन रहा है, एक 7 भी बन रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्योंकि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, तो 30, वैसे तो 3 वर्ष होना चाहिए, बट 7 वर्ष भी सही हो सकता है। तो इन दोनों में जो है डाउट है, मतलब इसको, क्योंकि कई बार अभी आपने देखा होगा 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन सेम एज इट इज लिख दिया है, तो ये स्टार मार्क है। वैसे तो 3 जिसने लगाया है वो सही होगा, बट 7 भी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए, 10वां देखिए, कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। बहुत आसान है, एक नारीवादी दृष्टिकोण से। 11 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रेशन, मतलब केंद्रीयन। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो 12 में जिसने भी दूसरा सही किया होगा उसका आंसर सही है, क्योंकि प्रारंभिक में पहली बात तो आपका तार्किक तो हो ही नहीं सकता है, ये तार्किक वाला तो आप काट ही देंगे ना, दूसरा ही सही होगा। ठीक है, चलिए, अब ये बहुत आसान था, इसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल पूछा था, तो ये आपका तैरना होगा। 14, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, शीर्षगामी समीपस्थ, ये होगा। ठीक है, तो 14 का आपका दूसरा होगा। 15 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है? तो अगर आपने स्पेशल देख के भी, दिक स्थान देख के भी आंसर निकाल दिया होगा ना, तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि 15 का आपका होगा तीसरा।
चलिए 16 पे चलते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो बहुत आसान है, किस पर देता है? क्रिटिकल। मैंने हमेशा से बोला ये आलोचनात्मक या क्रिटिकल हमेशा अपने आप में एक सबसे बेस्ट आंसर होता है, तो इसका हो जाएगा तीसरा। 17 देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ये वही होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, बुद्धिमंथन, और यही राइट होगा कि उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। 18 दो कथन दिए गए हैं और आपको इसको देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी में और संलग्न हो। सही बात है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए 19 देखिए, इसमें से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो आपको नहीं पे जाना है। तो ये संगठन वर्गीकरण ये तो होता है, बट यहाँ पे ये गैर लगा दिया ना, तो ये नहीं होगा और इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सा है? तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूं ताकि आप मिला सकें। इसका होगा 4, क्योंकि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो जहां पे भी आपको रीजन वगैरह दिया हो वो आंसर हमेशा सही होगा। तो 4 ऑप्शन इज राइट। 21 इसमें से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मतलब इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ये होगा आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण। चलिए 22 देखिए, बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ रहा है दो कथन, एक कथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, बात सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में ऐसा होता है। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि लड़कियां कार से खेले, नहीं, लड़कियां गुड़ियों के साथ गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के जो है कार वगैरह के साथ। तो ये तो बात सही है, ऐसा होता है। और रीजन में लिखा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं उसके जी हाँ, ये बात एकदम सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए 23 देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा आपका पीयर कोलैबोरेशन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सहकर्मी सहयोग। वाइगोस्की से क्वेश्चन बहुत आया है। 24 लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो इनर स्पीच है वो क्या है? कई बार मैंने आपको बताया भी है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। पेपर वैसे सीडीपी का बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार आप जानते ही हैं, एनिमिस्टिक या फिर जीववादी। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की, मतलब जो ऑटिज्म, इसमें से कौन सी विशेषता होती है ऑटिज्म वाले बच्चों की? तो वो होगा आपका ये तीसरा, बार बार दोहराव और आवर्ती, मतलब रेपिटेटिव होता है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 27 देखिए, निम्न कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें देखिए शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध होते हैं। तो दोनों बातें सही हैं। ये तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। चलिए 28 देखिए, इसमें से कौन सा अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? इन चारों में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन होना चाहिए? तो वो देखिए समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में सबसे बेस्ट होता है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। 29 देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? यदि कोई अवधारणा, तो इसमें से कौन सा होगा? पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, चलिए अच्छा, आपका वो ABCD ये अलग अलग होगा। तो किसी किसी में ये 29 नंबर पे है तो किसी आपके में 5वें नंबर पे हो, तो ऐसे मिला लीजिएगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी को सीखने की शैलियों में विविधता क्या करती है?
विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये पहला होगा। तो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे बताइए 30 में से आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट बाद आपको मैथ का मिल जाएगा, CDP सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।